चलो भाई ध्यान देना। ये 14 नंबर क्वेश्चन ना, देखो 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, और थोड़ा कंसेप्चुअल और टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ना, क्योंकि क्वेश्चंस में ना, ये क्वेश्चंस प्री वगैरह में नहीं, मेंस वगैरह में ज़्यादा पूछे जाएंगे, और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो एक काम करो, हर बार की तरह इस बार भी जो सबसे गंदे से परसेंटेज लिखे गए हैं ना, उनको पहले फ्रैक्शंस में ले आओ। जैसे 146.66% तोड़ोगे तो 100% 1, 40% 2/5 प्लस 6.66 1/15, ठीक है ना। और एलसीएम हो जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 प्लस ये 5 3 15, 3 दूना 6 और 1 22/15 और 0.00833%। आप जानते हैं कि 8.33% की वैल्यू 1 तो 8 के बाद पॉइंट कितना खिसका है, 3 स्थान, तो यहाँ 1 के नीचे 1 2 3 0 आ जाएगा। पॉइंट शिफ्टिंग जानते हैं ना। और फिर कह रहा है कि इसका मान बताओ। चलो 1% का मतलब होता है 1/100, सही है। 1% का मतलब 1/100 इंटू 146.66 मतलब 22/15 ऑफ 1/12,000 ऑफ 9/11 ऑफ x³/8 इज इक्वल टू 54 3√3 -5। सही है, यही दिया हुआ है, आराम से हमने लिख लिया। अब थोड़ा कट्टम पिट्टम करना है, तो एक काम करते हैं। देखो 3 तरीका और 3 पचे 15, 11 दूना 11 दिना 22 और 3 चौके ये 4000 और 2 चौके 8। अब ऊपर बचेगा आपका x³ डिवाइड बाई 4 चौके 16 पचे 80 में 8 लिखो, 80 में 1 0 है, फिर 3 2 5 कुल 6 0 आएगा, इज इक्वल टू 27 दूना 54 3√3 -5। उधर ले जाओ, x³ 8 10 के पावर 6 इंटू 27 इंटू 2, बोलो इतना आएगा। हमको किसका मान निकालना है, x का। अब x का मान निकालना है, इसका मतलब सबका क्यूब रूट निकलेगा। अब सबका क्यूब रूट निकलेगा तो 8 2 हो जाएगा, 10 के पावर 6। इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यूबिक फॉर्म में। तो बाहर क्या आएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 27 का क्या आएगा 3। अब इसका नहीं निकल पाएगा तो इसको क्यूब रूट लगा दो, 2 √3 -5।
क्यों भाई, इसी का ना निकल नहीं पा रहा है, इसी का नहीं निकल पा रहा है, बाकी तो सब निकल गया। तो x का मान 600 ऑफ इसका क्यूब रूट। अब ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शंस तो ये कह रहा है कि हमारा आंसर वही होगा जो 600 का मल्टीपल होगा। 600 का मल्टीपल ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 1200 तो है और 600 भी है। अब इन दोनों में से कोई एक तो हो सकता है, अब कौन है ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है, आप थोड़ा हिट करना चाहते हो ऑप्शंस, तो हमको तो लगता है कि कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए, सी ऑप्शन पे जाना चाहिए, जो कि 600 का मल्टीपल डायरेक्ट वहां दिख रहा है। लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको अगर आप पहले से थोड़ा एनालिसिस ना करो तो परीक्षा में थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, लेकिन थोड़ी चालाकी लगाओगे तो हिंट्स तो मिल ही रहा है कि क्या होना चाहिए। अच्छा, हमको ये बताना, या तो तुम्हारा आंसर ये है या तो ये है, पक्का ना? और अगर ये है तो इसका क्यूब रूट इसका मतलब ये है, और अगर ये है तो इसका क्यूब रूट मतलब इधर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा ऑप्शन सबसे ज्यादा किधर जा रहा है, सी पे। अगर सी सच में आंसर है तो इसका जो क्यूब रूट है ना वो यही आना चाहिए। तो आओ हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसका क्यूब करके देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसका ये क्यूब रूट है तो इसके क्यूब पे आना चाहिए, तो √3 - 1, सॉरी कहाँ गया भाई, √3 - 1 का क्यूब, √3 - 1 का, तो a क्यूब 3√3 माइनस b क्यूब -3ab और फिर a माइनस b। तो ये 3√3 तो रहेगा, -1 और -9 + 3√3 तो जाएगा 6√3 -10। 2 कॉमन लो, 3√3 माइनस आ गया कि नहीं, मतलब इसके स्थान पे √3 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं, और √3 - 1 का क्यूब इसका मतलब बाहर क्या आएगा, √3 - 1 आएगा। हाँ समझ में आ रहा है ना कैसे गेस कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रश्न में टेक्निकलिटीज तो है, बस हमारा कंसर्न है कि ये तुम्हें कहीं पैनिक नहीं कर पाएगा। क्यों, यहां भी कर लिया, यहां भी कर लिया, कैलकुलेशंस तो सब कर ही लिया। हाँ, यहां आके थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। यहाँ पे एक पॉइंट था जो तुम्हें उलझा सकता था, जो तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते तो काम बन जाता कि भाई 600 का मल्टीपल इन दोनों में ही आंसर होने वाला है। हमारा सबसे ज़्यादा चांस सी पे बन रहा है, और अगर ये सच में सही आंसर है तो इसका क्यूब रूट यही होगा, इसका मतलब इसका क्यूब ये होना चाहिए। अगर बहुत समय नहीं है आपके पास तो हिट कर दो, और समय है तो क्रॉस चेक कर लो। तो √3 - 1 का क्यूब निकाल के मैंने देखा, मैच कर गया। हालांकि एग्जामिनर इस तरह के क्यूब स्क्वायर्स नहीं पूछता या क्यूब स्क्वायर की स्थिति नहीं देता, लेकिन कभी कभार दे भी सकता है। अब आप सोचो कि गुरुजी आपको याद था, तो नहीं भाई, देखो हम उन शिक्षकों में से नहीं है जो फालतू की हवाबाजी करें। ये हमें क्या, ये किसी को भी याद नहीं रह सकता। आदमी 1 से 20 तक, 1 से 30 तक का स्क्वायर क्यूब याद रख ले, यही बहुत बड़ी बात है। √3 - 1 का क्यूब क्यों ही याद रखेगा। वो एक संयोग मात्र है कि कभी कभार लगाने के दौरान आपको बीच में मिल जाए। जब मिल जाए तो खुद का दिमाग थोड़ा ठीक ठाक रन करना चाहिए ताकि आप काम कर सको। लेकिन हाँ, हम एक बात जरूर कहेंगे कि अगर कोई क्यूब रास्ते में मिल गया है तो उसे याद भी रखो। अब जैसे तुम्हारे साथ ये मिल गया, तुमको मिल गया तो याद रखो इसको। हम कह रहे हैं कि इसको याद नहीं करना है, लेकिन सवाल के दौरान अगर कहीं मिल गया तो इसे याद रखोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा हमारे लिए। तो अब आगे के लिए इसे याद रखो कि √3 - 1 का क्यूब 2 × ब्रैकेट में 3√3 - 5 होता है। 2 4 5 बार इसको देखो, इसे याद रखो। तो मान लो कभी जाने अनजाने में अगर कोई क्यूब स्क्वायर का केस फंसा तो कर ले जाएंगे आप, ठीक है ना। तो इसको जरा नोट कर सकते हो आप, कर लो।
थोड़ा बढ़िया सवाल था ये। इतनी गहरी बारिश हो रही थी, आप लोग आराम करते। इतनी स्ट्रेंथ आप लोगों की है, और नहीं, पानी तो हो ही रहा था, थोड़ा धीमा हो गया होगा। ट्वेंटी 27.2 नहीं है, वो इनटू है डॉट डॉट करके। 27 जो 54 है ना, 54, 27 दूना 54। बोलो बच्चे, आगे चलें? नोट कर लिए? तो कहां तक हम लोग पहुंच गए थे? इसको कर लो, इस चीज को भी नोट कर लो। हाँ जी, कर लिया? किस क्वेश्चन नंबर तक हम कर चुके थे? 39। अच्छा, यहां तक हम लोग कर चुके थे, ठीक। ये देखो, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका मतलब दो वृत्त है,
दो वृत्त है, ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। दो वृत्त है, पहला वृत्त 21 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त 63 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर और रेशियो पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई तो खत्म, r1 21 गुना 21, r2 63 गुना 63, सही है। 21 का 3 बार, 21 का 3 बार, 1:9। इसका मतलब ये है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है दूसरे वृत्त का? दूसरा क्या है? 9। तो हो जाएगा 11.11%, 11.11%, 11.11%। समझ गए ना? कह रहा है पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, किसके रेस्पेक्ट में? दूसरे के। तो पहले का कितना है? 1, किसके रेस्पेक्ट में? दूसरे के। दूसरा है 9, तो 1/9 क्या होता है? 11.11% होता है। सही है ना? ये प्रश्न तुम करो, सेम टू सेम प्रश्न मैंने आपको करवाया है, सेम टू सेम प्रश्न मैंने तुम लोगों को कराया है। अब तुम करो और बताओ। आया किसी का आंसर? नहीं? देखो भाई क्वेश्चन 125 कितने लोगों का आ रहा है? 125। 125 में भी सही है। जब एक भिन्न, देखो इस तरह के फ्रैक्शंस वाले सवाल एक करा दिया है मैंने। जब एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 6.2/3% और 66.2/3% की वृद्धि की जाती है, तो मान लो बच्चे कोई भिन्न है, मान लिया x/y, कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में, अच्छा बताओ 6/2/3 तो हो जाएगा 1/15 और 66 होल 2/3 ये है 2/, कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः, मतलब ये अंश में वृद्धि है, ये हर में वृद्धि है। तो अंश में इतना % की वृद्धि हुई तो कितनी वृद्धि हुई? 1। किससे? पहले से। यानी अगर पहले हमारा 15 था तो 1 बढ़ के क्या हो गया? ये 16। और हर में कितनी वृद्धि हुई? 66.66%। तो कितनी वृद्धि हुई? 2। और था कितना?
यानी पहले अगर 3 था तो अब कितना हो गया 5। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि तो अंश और हर का अनुपात उल्टा हो गया, मतलब ओरिजिनल जो अंश हर का अनुपात था इसकी जो वैल्यू आई वो उल्टी हो गई, मतलब माइनस उल्टी होगी, मतलब y बाई एक्स। मतलब ऐसा ओरिजिनल भिन्न जो था उसमें ये बढ़ा और ये बढ़ा, तो जो आंसर आया वो ओरिजिनल का उल्टा हो गया, y बाई एक्स। ज्ञात कीजिए कि भिन्न का अंश हर का कितना प्रतिशत है। मतलब भिन्न नहीं बताना है, भिन्न का अंश हर का कितना प्रतिशत है। तो चलो y यहाँ लाओ तो y स्क्वायर, x वहाँ ले जाओ x स्क्वायर, इसको इधर ले जाओगे 5/3, इसको नीचे ले आओगे उल्टा हो जाएगा 15/16, तो 3 बचे तो हो जाएगा ये 25 तो x और y का मान क्या आएगा 5 अगर भिन्न पूछता तो 5/4, लेकिन उसने पूछा है कि बताओ जो आपका अंश है, जो अंश है वो हर का कितना परसेंट है। तो बस जिसके बारे में पूछा वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा वो नीचे। अब ये कट कर लो इसको, 4 से 25 और 25 बचे 100, 25 बचे 125। बात समझ में आ गई। यानी 100 बचे। तो इसमें आपसे पूछ सकता था कि फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन क्या है 5/4 है। ठीक है ना। अगर फ्रैक्शन पूछता तो क्या बोलते 5/4। बोलो बच्चे ठीक है कि नहीं, सही है ना। आगे बढ़ सकते हैं। नोट कर रहे हो क्या, कर लो कर लो कर लो कर लो, आराम आराम से ही पढ़ेंगे। संख्या भी आपकी बहुत कम है, किसी का नुकसान बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्या मैम? हाँ वीडियो मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। अपने दोस्त के बारे में भी थोड़ा चिंता कर लो। हाँ चलें आगे बढ़ें। तो ये हमारा हो गया बच्चे क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अब देखो भैया हम लोग आ गए तीसरे टाइप में। अब हम लोग आ गए तीसरे टाइप में। तीसरा टाइप हेडिंग लगा लो, बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन, आय खर्च और खपत संबंधित प्रश्न। ठीक है, हेडिंग लगा लो आय खर्च एवं खपत संबंधित प्रश्न। आय खर्च और खपत संबंधित प्रश्न। आय खर्च एवं खपत संबंधित प्रश्न। बोलो सही है। क्या हुआ? आय खर्च एवं खपत। बोलो भाई लोग सही है। कोई दिक्कत तकलीफ समस्या नहीं है ना? हाँ जी देखो आपको 2 प्रकार के सवाल मिलेंगे ब्रदर। एक मिलेगा आय खर्च और खपत से, और एक मिलेगा आय खर्च और बचत से। 2 प्रकार के। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं आय खर्च और खपत। तो आय खर्च और खपत संबंधित जो प्रश्न होते हैं ना, इनके कुल टाइप कितने बनते हैं? तो आय खर्च और खपत में कुल 5 प्रकार के सवाल बनते हैं। 5 फॉर्मेशंस के सवाल मिलते हैं, 5 हम करेंगे। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है, अगर उस कंसेप्ट को समझ जाओ तो आय खर्च और खपत के सारे सवाल वेरी स्मार्ट एंड वेरी स्मूथ आसानी से लगा लगाओगे। तो पहले वो कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो आय खर्च और खपत का क्या कंसेप्ट है पहले समझना, उसके बाद आप लिख भी लेना। आय खर्च और खपत का जो पहला कंसेप्ट है, जो पहला कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट है, वो कहता है कि रेट का उल्टा कंजम्पशन होता है और कंजम्पशन का उल्टा रेट। मतलब रेट और कंजम्पशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है ना?
लिखना मत, अभी समझना। रेट का मतलब होता है मूल्य और कंजम्पशन का मतलब होता है खपत। तो ये जो रेट, कंजम्पशन का मतलब होता है खपत। तो ध्यान रखना, ये रेट का उल्टा खपत, खपत का उल्टा रेट। मतलब रेट का उल्टा कंजम्पशन, कंजम्पशन का उल्टा क्या होता है? रेट। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे? अगर किसी भी चीज का रेट अगर बढ़ जाता है तो हम अपना खपत कम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तब होता है जब हमारा एक चीज निश्चित होगा, वो है खर्च। खर्च हमारा नियत होना चाहिए, मतलब एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो कंस्टेंट होना चाहिए। खर्चा नियत है। जैसे मानो कोई एक हाउसवाइफ, कोई एक गृहिणी रोज सुबह उठती है 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, और 100 रुपये अपने पॉकेट में रखती है और दूध वाले के पास जाती है और दूध लेके आती है। मानो कि 100 रुपये में उसे 5 लीटर दूध मिलता है। क्यों मैडम? मान लेते हैं 100 रुपये में कितना मिलता है? 5। तो वो रोज उठ रही है, 100 रुपये लेके जा रही है और 5 लीटर दूध लेके आ रही है। रोज सुबह उठ रही है, 100 रुपये ले आ रही है, 5 लीटर दूध ले आ रही है। मानो किसी दिन वो उसी धुन में उठी जिस धुन में डेली उठती थी। वो 100 रुपया ली, दूध वाले के पास पहुंच गई। अब उसने दूध वाले को 100 रुपया दिया, तो वो क्या उम्मीद कर रही होगी कि हमें 5 लीटर दूध मिलेगा। लेकिन दूध वाले ने बोला कि मैडम आज दाम मूल्य हो गया है 25 रुपया। तो 25 रुपया हो गया, लेकिन हाउसवाइफ के पॉकेट में तो 100 ही रुपया है। हाउसवाइफ पॉकेट में पैसे डालिए, पैसे नहीं है, क्योंकि मैडम पर्स तो शाम को लेके जाती हैं, सुबह सुबह पर्स कौन लेके जाएगा? तो मैडम कही हमारे पॉकेट में तो पैसे ही नहीं है। तो दूध वाला बोला ठीक है मैडम, पैसा तो नहीं है, लेकिन दूध का मूल्य तो बढ़ गया है। तो दूध का मूल्य हो गया 25। तो जो 100 रुपये में वो 5 ले आती थी, अब 25 होने से कितना ले जाएंगे? खपत कम हुआ ना, लेकिन खर्चा बढ़ा। खर्चा हाउसवाइफ का नहीं बढ़ा, पहले भी 100 था। खर्चा पहले भी 100 था, आज भी 100 है। खर्चा क्या है? खर्चा फिक्स है। अब खर्चा फिक्स हो गया ना, तो पहले 5 किलो था, आज 4 किलो हो गया। प्राइस बढ़ा, खपत क्या हुआ? घटा। लेकिन कब? शर्त है खर्च नियत होना चाहिए। हाँ, अगर यही हाउसवाइफ 5 रुपया बढ़ा के और दे देती, तब उल्टा रेशियो नहीं होता। नहीं समझे क्या? समझ गए ना? जैसे तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर बड़ा है, 25 लोग का परिवार है, सब एक में रहता है, डेली 25 लोग 30 लोग का खाना बन रहा है ना। तो इतना बड़ा परिवार में मानो कि 10 लीटर सरसों तेल खत्म होता है हर महीने। मान लो सरसों तेल का दाम 100 रुपये लीटर फॉर एग्जाम्पल, और 1000 रुपये का सरसों तेल डेली घर में आता है, महीने में। मानो सरसों तेल का दाम अचानक से बढ़ जाए, लेकिन गार्जियन की कमाई थोड़ी बढ़ गई, कमाई तो गार्जियन की वही है। क्या मैम, आप सब्जी पकाने लगे क्या? सरसों तेल का मूल्य अगर बढ़ जाए, लेकिन गार्जियन की कमाई तो नहीं बढ़ी। गार्जियन कह रहा है भैया बढ़े चाहे घटे, हम 1000 रुपया देते हैं, 1000 रुपया देंगे, इसी में चलाओ। घर की महिलाएं बोल रही नहीं हो पाएगा, बोले मत खाओ, लेकिन इसी में बनाओ। तो क्या हुआ कि अब 1000 रुपया में आता था 10 लीटर, हो सकता हो मूल्य बढ़ गया, अब 8.5 लीटर आ पा रहा है। तो गार्जियन बोलते हैं ना भैया इतने करो, हम अपना खर्चा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है ना? इसका मतलब प्राइस बढ़ने से खपत क्या हो रही है? कम हो रही है। आपका प्राइस मिल्क का कम था, घर में 5 टाइम चाय बनता था, लेकिन मिल्क का प्राइस बढ़ गया, तो घर में बोलते हैं ना भाई तो 3 टाइम चाय पियो, जो भी आ रहा है सबको चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय बनाओ, उतना दूध नहीं आ रहा है अब। तो हम, इंसान का नेचर है कि प्राइस बढ़ने पर हम खपत को डिक्रीज कर लेते हैं। आप देखते होंगे जिसके यहाँ खेती बेती नहीं होती है, वो लोग इंतजार करते हैं कि राइस का मूल्य घटा है तो ढेर सारा खरीद के घर में रख लेंगे, गेहूं का मूल्य घटा है ढेर सारा खरीद के रख लेंगे घर में, कि 1 साल 1.5 साल आराम से चले। सही बात है कि नहीं? तो ये मैनेज करना, ये रियल लाइफ का घटना है। आप सब भी अपने हॉस्टल को में रहते हो, गेस्ट हाउस, जो भी आप क्या बोलते हैं उसको, पीजी बोलते हैं, और रूम लेके रहते हो आप, तो वहाँ भी तो मैनेज करते होंगे ना आप अपना खर्चा। पापा तो उतना ही दे रहे हैं,
टमाटर का दाम रोज बढ़ रहा है, आलू का मूल्य रोज बढ़ रहा है, पापा तो उतना ही खर्चा दे रहे हैं, तो मैनेज कर दें। तो ध्यान रखना बाबू, ये रियल लाइफ का इवेंट है कि अगर हमारा सरसों का तेल कम था तो हम सरसों का तेल ज्यादा यूज करके स्पाइसी खाना बनाते थे, सही है कि नहीं? लेकिन सरसों का तेल अगर मूल्य बढ़ गया तो हम सरसों का तेल का ढक्कन खोलने के बाद बहुत धीरे 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 ले आते थे, हल्का से गिराने के बाद फिर देखते थे सही है क्या और अगर ज्यादा गिर गया तो भाई निकाल के भरने लगते थे इसमें। तो ये मैनेजमेंट है जिसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। हमें लगता है ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा ना, लंबे समय तक उसको सेट रखना, भूलना नहीं चाहिए। अगर बच्चे ये केस नहीं मिला, मूल्य बढ़ने से खपत डिक्रीज हो रहा है और ये तब हो रहा है जब खर्चा नियत है, अगर ये केस नहीं बना सवाल में तो गारंटी है फिर दूसरा केस बनेगा, तीसरा कोई केस ही नहीं बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा लॉजिक क्या बनेगा? दूसरा लॉजिक बनेगा खर्च इज इक्वल टू मूल्य इनटू खपत, मतलब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इनटू कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इनटू कंजम्पशन। देखो आप मार्केट में गए, मान लो कि आप आलू खरीदना चाहते हो और 5 रुपया किलो आलू है और महीने में आप 10 किलो आलू खा जा रहे हो, आलू खा रहे हो, रोज चोखा खा रहे हो, दाल भात चोखा रोज ही खाते हो आप लोग, तो मान लो 10 किलो आलू खा गए एक महीने में, तो आप सोचिए एक महीने का डायरेक्ट पूरा आलू ले लेते हैं और पूरा घर में फैला के रख देंगे आराम से। और 10 किलो आलू लिया, किस रेट से लिया? तो बाबू तुम्हारा खर्चा कितना लगा? ये हमने कोई नई बात बताई है क्या? आप रोज शॉपिंग करने जाते हैं, रोज आप सब्जी खरीदते हैं, तो भैया हम कह रहे हैं कि मानो कि तुमने 5 के रेट से आलू खरीदा, 10 किलो, खपत 10 किलो, क्या रेट 5, तो खर्चा कितना होगा? 50। सिंपल सी बात है, खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत, किस मूल्य से कितना ले रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करिए, आपको आपका एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। क्यों देवी, सही बोल रहे हैं? यस सर। तो ये 2 कंसेप्ट है, इन दोनों कंसेप्ट के हेल्प पे हम सवाल करेंगे, ठीक है ना? जल्दी से इसको लिखो, फिर सवाल पे आते हैं। 2 ही बात है बच्चे, तीसरी कोई बात नहीं है। मैडम ठंडा लग रहा है? एक्सपायरी आ गई आपकी करीब, थोड़ा संभल के रहिए। बताओ इतनी गर्मी लग रही है, देवी को ठंडा लग रहा है। हे ईश्वर, नहा वहा के आते हो ना तुम लोग? हाँ, तो आज तो जो नहीं नहाया होगा वो तो भीग भी जाएगा, भीग के भी नहा लेगा आज तो सबको सुनहरा मौका है, जो लोग नहाते हो आते नहीं है ना, कम से कम भीग लेंगे। 4 बजे नहा लेते हो? पक्का झूठ बोल रहा है, अब तो हमको पूरा विश्वास हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया, वो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं। जाओ, आगे चले हम लोग। ये जो बारिश हो रही है इसका क्या फॉर्मूला है इस पानी का? हाँ, D2O। और जो पानी पी रहे हो, गुड बॉय। चले मैडम मधुल्ली, आइए। पहला सवाल बहुत ध्यान से समझना बच्चे, ये पहला फॉर्मेट है, पहले मैं बताऊंगा, सीखना, उसके बाद लगाना। देखो हम पहले इसको बेसिक से बता रहे हैं, हम इसको कई तरीके से बताएंगे, ध्यान से सुनना। और बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूध के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाती है। दूध के मूल्य में कितने % वृद्धि हुई? 20। तो बताइए वह खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च क्या रहे?
देखो तुमको मिल गया ना। हमने क्या बोला था, खर्च नियत रहना चाहिए, और तुम्हें खर्च नियत मिल गया ना। अब तो गारंटी हो गया कि रेट का उल्टा खपत, खपत का उल्टा, ये तो पक्का हो गया अब। लेकिन फिर भी हम अभी लॉजिक की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी हम बेसिक की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि दूध का मूल्य 20% बढ़ गया, तो बढ़ तो गया लेकिन पहले कितना था। हाँ, अब हमें नहीं पता तो हमने 100 मान लिया। क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो 100 मानना हमारे लिए आसान है। और वैसे भी किसी टॉपिक में हम 100% मान लेना कोई बुराई नहीं है। तो मान लिया कि हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना था 100, मूल्य 20% बढ़ गया चला, इसका मतलब मूल्य कितना हो गया। मानो एक हाउसवाइफ रोज सुबह उठती है, जो मैंने अभी कहानी बताया, 100 रुपए ले आती है, दूध लेती है, आती है, 100 रुपए ले आती है, दूध लेती है, घर को आती है। एक दिन उसी धुन में उठी और वो सोची हमें उतना ही दूध मिलेगा। दूध वाले के पास पहुंची, बोली मैडम, सॉरी दूध वाला बोला मैडम 20% मिल्क का प्राइस बढ़ गया। अगर आपको उतना ही दूध लेके जाना है तो आपको 20% प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। हाउसवाइफ पॉकेट में हाथ डाली, पैसे ही नहीं। हाउसवाइफ बोली कि हम अपना खर्च नियत रखना चाहते हैं, पैसे नहीं है, कैसे बढ़ाएंगे। वो तो ऐसे ही ऐसे ऐसे करते करते पहुंच गई। तो 100 था और आज भी क्या है 100 ही। तो कह रही है सर हम अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकते। दूध वाला कह रहा है मैडम हमें कोई तकलीफ थोड़ी है, मूल्य है 120 और तुम दे रही हो कितना 100, तो गारंटी है कि तुमको पहले से 20 रुपया का मिल कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि दाम 120 है। बहुत लोग 100 लिख देते हैं। हमेशा अपने आप से पूछो क्यों 20 रुपए का दूध कम मिलेगा। हमारा काम है क्यों कम मिला भाई, क्योंकि दाम 120 था। टोटल वैल्यू ये थी, वेरिएबल्स ये थे कम ज्यादा, लेकिन टोटल वैल्यू बताया ना आपको, टोटल वेरिएबल टोटल वैल्यू ये थी। अगर टोटल वैल्यू ये होती ना तो दूध कम काहे मिलता, तब तो पूरा पूरा दूध लेके आते। तो दूध कितना कम मिला बच्चे 1/, और 1/6 का मतलब मेरे लाल, हाँ सिखाया है, वरना स्पीड प्रभाव पड़ेगा और यही नहीं याद रहेगा तो 100 से भाग देके काटने लगोगे। काटने भी नहीं आता आपको, काटना कहीं और, काट कहीं और लेते हो हैं? तो भैया मेरा याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। हाँ अब सुनो, रुको छापना मत अभी। अब इस सवाल को जो बंदा लिख के करेगा वो घोचू आदमी है। अब आपको लिखना नहीं है। अब थोड़े अपने दिमाग पे जोर लगाओ, हालांकि दिमाग नहीं है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रेशर दो दिमाग पे और वर्बली करने की कोशिश करो। नहीं हटेंगे नहीं, वर्बली करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दो, इसने क्या बोला था, मिल्क का प्राइस कितना बढ़ा 20%। अच्छा मिल्क का प्राइस 20%, दिमाग में जोड़ दो थोड़ा, 100 से 120, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाउस वाइफ अपना खर्चा नहीं बढ़ा रही है तो 100 का 100 दे रही है, कितना कम लाएगी। अब 120 मूल्य है और ये 100 है, कितना कम लाएगी 20। क्यों, किस पे 120 पे, क्योंकि मूल्य 120 है। तो 20/120 1/6 16.66। क्या वर्बली नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, हो रहा है ना। तो फिर पेन क्यों चलाए, हम समझा रहे हैं पेन चला रहे हैं। आप भी नोट्स बनाइए, पेन चलाइए, लेकिन दिमाग में एक साइड में रखिए कि इस सब के लिए आवश्यकता नहीं है पेन की। अब जो बच्चा इसको समझेगा बाबू वो स्मार्ट बनेगा। ध्यान रखना, आदत डालो। इसमें पेन चलाने की आवश्यकता थी नहीं यार, ये तो वर्बली जा रहा है। अरे 100 से 120, ये 100 ही है, 20 कम 120 1/6 16.66 विद इन सेकेंड, 2-4-5 सेकेंड खट से टिक मारेंगे। ऐसे स्पीड मेंटेन होगी, पेपर में अगर आ गया तो पलक झपकते चिपका देंगे। और ये कब होगा ब्रदर, जब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक काम होगा, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सपने में भी पढ़ाई पढ़ाई, तब होगा। वरना अगर 10 को पंचायत पाल के रखोगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा कि हाँ कि अब तुम हमको पहले जितना प्यार नहीं करते, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा काम मत करो। अब देखो दूसरा कंसेप्ट, अब हम दूसरा कंसेप्ट कर रहे हैं। अब हम लॉजिक की तरफ चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं लॉजिक की तरफ, ठीक है ना। लॉजिक क्या था मेरे लाल, रेट का उल्टा खपत, खपत का उल्टा रेट, रेट का उल्टा कंजम्पशन, कंजम्पशन का उल्टा रेट। रेट कितना बढ़ा, रेट मतलब मूल्य, मूल्य 20% बढ़ा। अच्छा बताओ 20% की वैल्यू, अच्छा मैंने पढ़ना लिखना सिखाया है कि नहीं। 20% मूल्य बढ़ा तो कितना बढ़ा, किससे, सोचो आदमी पहले से, पहले 5 है। इसने कहा है क्या कि 20% मूल्य बढ़ गया 5 से, इसने कहा है कि 20% मूल्य बढ़ गया किससे, पहले से।
तो पहले अगर 5 था तो अब बढ़ के कितना हो गया? ये क्या है? मूल्य, रेट। और खर्च नियत होने के नाते इस रेट का ठीक उल्टा, इस रेट का ठीक उल्टा खपत होता है। अभी पढ़ा आपने, रेट का ठीक उल्टा खपत होता है, ठीक है ना? तो पहले खपत क्या था और आज क्या है? तो खपत में कमी किससे? पीछे से बोला, पहले से। कसम बताएं, मार देंगे खींच के मुक्का, 5 दिन तक सांस नहीं आएगा। 116.66। बच्चे पढ़ोगे सही, समझोगे सही, लिखोगे भी सही। गलत पढ़ना सीखने की आदत पड़ जाएगी तो गलत पढ़ोगे, ठीक है ना? खपत पहले 6 था, आज क्या हुआ? 5। तो खपत में कमी कितना? 1। किससे? पहले से। पहले है 6, 1/6, 16.66। ये रेशियो से हो गया, सही है? सुनो, ये कंसेप्चुअल बात थी बच्चे। देखो, हम बेसिक को बहुत फॉलो नहीं करते, लेकिन बता दिया, आसान है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमारा भैया जिगर का टुकड़ा है, क्योंकि पूरी मैथ्स खत्म करेंगे हम रेशियो एंड परसेंटेज पर, मेनली रेशियो पर। परसेंटेज फ्रैक्शंस लिखने पढ़ने आना चाहिए, ये कंसेप्चुअल चीज है। ये तो इन जनरल चीज है, यहां आसानी से लग रहा है, आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारा लॉजिकल चीज होगी। तो ये 2 चीज ऐसी सीखी हमने जो थोड़ी कंसेप्चुअल थी। लेकिन अब हम एक बदमाशी सिखा रहे हैं, क्या आप सीखना चाहेंगे? तीसरा कौन सा कट? लहरिया कट। बारिश का मौसम है, कट मारना चाहिए, ठीक है? आओ, तो अब हम सीखने वाले हैं कौन सा कट? लहरिया कट। बहुत है खतरनाक है बाबू, कहीं मिलने वाला है नहीं तुमको। और हम पलक झपकते आंसर चिपकाएंगे विद इन सेकेंड। इतना कोई पंचायत करने की जरूरत नहीं है जितना तुमने किया अभी तक। कैसे करेंगे? सुनना। लहरिया कट सीखने के लिए एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको। कंसेप्ट ये है कि आप मेरे को बताओ, अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? और 1/2 लिखा है तो 50%। 1/3 लिखा है तो 33 पॉइंट, और 1/4 लिखा है तो 25%। 1/5 लिखा है तो 20%। 1/6 लिखा है तो 16.6। 1/7 लिखा है तो 14 पॉइंट, और 1/8 लिखा है तो 6.5, और 1/9 लिखा है तो 1/9। सही है? अब इसके नीचे तो जगह है भी नहीं, इसके नीचे जगह है, इसके नीचे जगह भी नहीं है, और मैं झुकेगा भी नहीं, इसलिए नीचे लिख नहीं सकते। तो कल्पना कर लो, इसके नीचे ऐसे ही 1/10, 1/11, 1/12 ऐसे आता रहेगा, ठीक है ना? अब थोड़ा कल्पना करना, हम क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है भाई। 20, 25, 33, 50, 100 ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं वैल्यू घट रही है। क्लियर है कि नहीं? जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे घट रहे हैं वैल्यू घट रही है। अच्छा, रेट के बढ़ने से खपत घट जाता है, कब? जब खर्चा नियत रहता है। अब बताओ, तुम्हारा रेट कितना बढ़ा? तुम्हारा रेट 20% बढ़ा ना? तो तुम्हारा रेट अगर 20% बढ़ा तो खपत क्या होगा? घटेगा। घटेगा तो कहां जाएंगे? नीचे। बढ़ेगा तो कहां जाएंगे? ऊपर। तो हमारा 20% रेट बढ़ा तो खपत क्या होगा? घटेगा। और खपत घटेगा तो कहां जाएंगे? नीचे। तो भैया 20% हमारा रेट बढ़ा और खपत पूछा है, खपत क्या होगा? घटेगा। तो जस्ट नीचे। भाई खपत घटेगा तो कहां जाएंगे? नीचे जाएंगे ना। तो जस्ट नीचे वाला आंसर होगा आपका। ये जो आपका 16.66 लिखा है ना, हमेशा होगा जस्ट नीचे, जस्ट ऊपर, तुरंत आंसर हो जाता है, ठीक है? अब आपके मन में आएगा गुरुजी इसको याद करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा याद ही नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है? सुनो, आप खुद बताओ। अब इसको हटा दो, अब इसको हम थोड़ा साइड प्लीज कर देते हैं, साइड प्लीज। अब देखो, मूल्य कितना बढ़ा? मूल्य बढ़ा 20। अब दिमाग में लिखो, खोपड़ी का इस्तेमाल करो, ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं आपको परसेंटेज में ही थोड़ा समय लूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि परसेंटेज में तुमको मैं इतना सिखा दूंगा ना कि फिर तुमको बात सिखाना नहीं है, फिर तो खुरापात करना है फटाफट। अब बताओ, दिमाग में प्रेशर दो। 20% कितना होता है? 1/5। सही है ना? अब 20% 1/5 सबको याद है कि नहीं?
सबको समझ में आ रहा है? लिखा भी है 1/5 महसूस करना है ऐसा। 20% 1/5 मूल्य बढ़ा, 20% मूल्य बढ़ा, तो बताओ खपत कितना घटे कि खर्च प्रभाव ना पड़े। जहां भी तुमको ऐसा प्रश्न आए कि रिजल्ट्स विल बिकम नो चेंज, कोई बढ़े तो कितना घटे, कोई घटे तो कितना बढ़े, ताकि रिजल्ट्स में कोई परिवर्तन ना हो, रिजल्ट्स विल बिकम रिमेन सेम, अगर ऐसा बोले तो लहरिया कट लगा देना, कोई भी केस हो हर जगह लगेगा। अब रेट बढ़ा तो खपत कितना घटे कि खर्च पे प्रभाव ना पड़े, मतलब रिजल्ट्स 0 हो गया। तो रेट बढ़ा 20%, 1/5, तो खपत क्या होगा? घटेगा, घटेगा ना, कहां जाएंगे? नीचे। तो तुम खुद सोचो कि 1/5 के नीचे क्या आता है? 1/6, तो 16.66 तो तुरंत आंसर मारेगा ना। अब हम सीख गए, अब प्राइस बढ़ा 20%, 1/5, खपत कितना घटे? खट से तुम्हारे दिमाग में 1/6 आएगा, मतलब पढ़े नहीं कि टिक मार दोगे तुरंत, 16.66% खपत घटेगा। अच्छा, अगर मैं कहता कि मूल्य आपका बढ़ा 25%, आपका मूल्य बढ़ा 25%, 1/4, बताओ खपत कितना घटे कि खर्च से प्रभाव ना पड़े? 20%। भाई 25% 1/4, खपत घटेगा 1/4 के नीचे 1/5। नहीं समझे क्या? समझ में आ रहा है? और सिर्फ यही काम नहीं करेगा, वो काम यहां भी करेगा। अगर मैं बोलता किसी आयताकार मैदान की लंबाई 20% से बढ़ गई, तो बताओ चौड़ाई कितना घटाएं कि क्षेत्रफल पे फर्क ही ना पड़े, रिजल्ट्स नो चेंज, तो बस 1/6, 16.66। हमने कहा मैडम जी की सैलरी इस महीने 20% बढ़ गई, बताओ अगले महीने कितना घटाएं कि ये वहीं पहुंच जाए जहां थी, 16.66। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताओ बी ए से कितना परसेंट कम है? ऐसा भी प्रश्न पाते होंगे आप लोग। तो अगर ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बताओ बी ए से कितना परसेंट कम है? 16.66। बात समझ में आ रही है हमारी? तो बच्चों के मन में ये भाव रहता है कि सर हमें याद करना पड़ेगा, बच्चे से याद ही नहीं करना है, बहुत दमदार तरीका है। अब आओ थोड़ा और एलोबरेट करते हैं, थोड़ा और आपको समझाते हैं, ध्यान से समझना। जैसे 1/2, देखो नीचे जब आ रहे हैं तब भी और ऊपर जब चल रहे हैं तब भी अंश में कोई खुरापात है? देखो नीचे आ रहे हैं तब भी अंश 1 है, ऊपर जा रहे हैं तब भी अंश में कोई छेड़खानी नहीं है। छेड़खानी है कहीं तो कहां है? डिनोमिनेटर में। तो ध्यान दो ना बच्चा, नीचे आते हैं ना तो ये अंश और हर जोड़ के लिखते हैं। देखो 3, देखो अंश वही है लेकिन 2 1, 3 1, 4 1, 5 और 1, 6 और 1, 7 और 1, 8 और 1 और 9 और 1, नीचे 10। तो नीचे चल रहे हैं तो जुड़ रहा है, लेकिन जब ऊपर चलेंगे तो 8 में से 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1, 7 में से 1, 6 में से 1, 5 में से 1, 4, 4 में से 1, 3, 3 में से 1, 2, 2 में से 1, 1। मतलब ऊपर चल रहे हैं तो घट रहा है और नीचे चल रहे हैं तो जुड़ रहा है। अब आप कहेंगे गुरुजी यहू भूल गए तब, तो ये भूलेंगे नहीं। क्यों नहीं भूलेंगे? आपको गिनती आती है ना, गिनती बेसिक 1 2 3 आता है ना, तो गिनती आती है ना, तो गिनती में बताओ आप खुद ही कि जब गिनती में नीचे की तरफ जाते हो तो बढ़ रहा है ना, 2 2 के नीचे, 3 के नीचे, 4 के नीचे, बढ़ रहा है, मतलब जोड़ना है। और जब ऊपर आ रहे हो तो घट रहा है, इसका मतलब घटाना है। तो दिमाग में सेट रखोगे इसको ऐसे, ठीक है ना। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कितना भी परसेंट कोई बढ़े घटे, मान लो कुछ परसेंट बढ़ा तो कितना घटा, तो जब नीचे जाओ ना तो जो अंश है उसको वैसे ही लिखो, लेकिन जो हर होगा ना उन दोनों को जोड़ के लिखो। जब ऊपर आओ तो अंश को वैसे ही लिखो, लेकिन दोनों को हर जो है घटा के लिख दो। बात समझ आई ना? जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं कि कोई भी चीज x/y परसेंट, मतलब कोई परसेंट वैल्यू है, उसका फ्रैक्शन ये है, इससे से बढ़ा तो अगली चीज क्या होगी? घटेगी। घटेगी तो कहां जाएंगे? नीचे। तो अंश के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, अंश ऐसे लिखो, लेकिन ये जुड़ के लिख जाएगा x + y। लेकिन अगर कोई चीज घटी है तो अगली चीज बढ़ेगी, तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो अंश ऐसे लिखेंगे, लेकिन इनको घटा के लिखेंगे। नहीं, y - x - y वाली बात नहीं है, घटा के, मतलब डिफरेंस लेना है, जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा देंगे। ये x y y x वाले चक्कर नहीं है,
घटा के लिखना है, जो बड़ा रहेगा उससे छोटे वाले को घटा देंगे, डिफरेंस लेना है। समझ गए मेरी बात? इससे फायदा क्या होगा पता है? इससे फायदा ये होगा कि जैसे मैं अगर आपसे बोलता कि चीनी का मूल्य 40% से बढ़ गया, चीनी का मूल्य 40% से बढ़ गया, तो बताओ खपत कितना घटाएं कि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो घटाएं तो कहां जाना है? नीचे। नीचे जाना है मेरे लाल, तो अंश के साथ कोई छेड़खानी नहीं, लेकिन हर आ जाएगा साथ। तो इसका मतलब आंसर होगा 28.56%। हमको तो भाई प्रश्न दिखा नहीं कि हम खर्च से चिपका देंगे आंसर, और वो तब चिपका पाओगे जब तुम्हारा परसेंटेज फ्रैक्शंस तुमको याद भी होंगे सारे, ठीक है ना? वरना स्पीड सब गड़बड़। तो मैंने आपको जो छोटे छोटे काम दिए हैं ना, अगर वो बखूबी करोगे तो स्मार्ट आदमी बन जाओगे, और नहीं करोगे तो अपने कैरियर के साथ खेलोगे आप। उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे हिसाब से आप काम करोगे। डॉक्टर के पास आए हो, इलाज तभी कर पाएगा जब वो दवा बताया है वो आराम से खाओ, टाइमली जो परहेज बोला है वो करो, और 1 हफ्ते 10 दिन बाद उसे फिर जाके दिखाओ क्या समस्या है ना। तो आप पेशेंट हो मैथमेटिक्स के, सोल्यूशन तभी निकलेगा जब हम आपको जो कह रहे हैं वो काम को करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो रिजल्ट्स बताएगा, नहीं करोगे तो कभी पूछेंगे तो आपका शकल आपका जवाब बता देगा तुम कितना मेहनत कर रहे हो। समझ रहे हैं? तो ये बात तुम्हें पल्ले पड़ गई। अब तुम बच्चे लिखो, ये बहुत खतरनाक तरीका है। समझ में आ गया नहीं आ गया? बढ़े घटेगा, घटे बढ़ेगा, यही नहीं कहीं भी लगाओ जहां रिजल्ट्स विल बिकम नो चेंज है। अब तुम नोट कर लो। अब ये कल जो विद्यार्थी आएगा दांत चियारते हुए, और अगर वो वीडियो नहीं देखा, अभी वीडियो नहीं देखा और अगले सवाल में हम लहरिया कट मार दिए तो नहीं दांत चियार देगा? चियार देगा नहीं चियार देगा? तो समझ में आ रहा है ना कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप कभी क्लास मिस कर दो, अगले दिन हम क्लास में लॉजिक लगा दें तो आप भी दांत चियार दोगे। इसीलिए क्लास इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूं मिस मत करो। अगर ढंग से पढ़ना है तो एक क्लास इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करना कि आप लोग अपने मित्र दोस्त यार को भी बोल देना, जानने वाले जो होंगे आपके, कि भैया वीडियो देख लेना, सर बोल रहे थे, ठीक है ना? हाँ, वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि हर विद्यार्थी जिम्मेदार बनना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, लेकिन कोई नहीं देखेगा तो पछताएगा। अच्छा, क्यों बोल रहा हूं? कल बाबू संडे, मौका तो पूरा है ना। हाँ, इसलिए मैंने थोड़ा आराम से भी पढ़ाया है। हालांकि देवी हमारे ऊपर बहुत दबाव बना रही थी कि सर वीडियो है देख लेंगे। मैं जानता हूं ना। अबे अच्छा, अच्छा बताओ ईमानदारी से, मैं ऐसा बता के भी भाग सकता था कि नहीं? भाग सकता था ना? पहचान भी ना पाते तुम। लेकिन मेरे लाल हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि हमने तुमसे पहले बोला था ना कि तुम सब विद्यार्थी लोग का बहुत प्यार मिलता है। तुम लोग प्यार करता है कि नहीं मेरे से? करता है ना? जो नहीं करता है उसको शराब दे देंगे अभी। हाँ, शराब दे देंगे, परीक्षा में फेल हो जाएगा। आगे भैया, चलिए बहुत बढ़िया, क्लास समाप्त हो गई और आप आ भी गए। तो बाय एंड टेक केयर। आप लोग इसको नोट कर लो और इसको भी ढंग से नोट कर लेना, ठीक है ना? पहले ये कर लो, बढ़ा देना स्लाइड, ठीक है ना? बाय, आज के लिए इतना ही। और आप लोग जाइए अच्छे